Hello, good morning, student. Today I will discuss a first chapter of Indian economy on eve of independence. इसकी क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, क्विक रिवीजन नोट्स हैं और एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर बेसिस पर सेम टाइम पर ये वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी डे बाय डे हैं। द फर्स्ट ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरऑल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स जो इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था, ओवरऑल फीचर क्या था, मतलब किस तरीके की प्रेजेंस थी उस टाइम पर। द फर्स्ट है स्टेगनेंट इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी? स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रही थी, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, बहुत ही, या तो बहुत ज़्यादा स्लो बोल सकते हैं या फिर नो ग्रोथ बोल सकते हैं, अ लिटिल बिट, जिसमें कोई भी प्रोग्रेस वगैरह नहीं थी। द सेकेंड पॉइंट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चर मोस्टली पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और जो पर कैपिटल इनकम की अगर हम बात करें यहाँ पर बैकवर्ड इकोनॉमी में कि जो इकोनॉमी की पर कैपिटल इनकम क्या है, तो 1947 में जो पर कैपिटल इनकम थी वो 230 रुपी पर पर्सन थी, 230 रुपी पर पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा कम थी। द नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी, नियरली 72% ऑफ पॉपुलेशन। ये डेटा आपको लर्न रखना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो होपफुली कि इसमें से कोई मिस्टेक ना हो। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज ओनली 50%, मतलब उनको उनसे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इनकम अराइज हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 50% थी। इतनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होने के बावजूद भी बहुत ही कम जो सोर्सेज इनकम का सोर्स था वो बहुत कम था एग्रीकल्चर से। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश रूलर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया, मतलब इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्लीक, मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी यूज़ करी, डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी। अब ये होता क्या है, उन्होंने फ्री ऑफ जो एक्सपोर्ट था वो टैरिफ फ्री था और इंपोर्ट भी टैरिफ फ्री था, मतलब ना तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर ही कोई भी ड्यूटीज़ नहीं लगाई जा रही थी। एक्सपोर्ट बहुत ही चीपर रेट पर किया जाता था, मतलब इंडियन इकोनॉमी से गुड्स को फॉरेन कंट्री में डिलीवर करना, सेल करना, रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्टर था इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जो ब्रिटिश रूलर्स के जो प्रोडक्ट थे, जो फाइनल प्रोडक्ट थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, वो इंडियन इकोनॉमी में सेल किए जाते थे, मतलब इंपोर्ट किया जाता था इंडियन इकोनॉमी में। तो इसका मतलब क्या होता था, ब्रिटिश मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की गई इंडिया में कि सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट ही इंडियन इकोनॉमी में सेल हों। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट था, मोस्टली जो इंडियन इकोनॉमी थी वो हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, उसके ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटीज लगा दी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि जो इंडियंस हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज ही ना कर पाए, क्योंकि कॉस्टली हो जाएंगे। अगर टैरिफ्स लगा देंगे, हैवी ड्यूटीज लगा देंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ईच एंड एवरी पर्सन उसको परचेज नहीं कर पाएगा, उसके अफोर्डेबल रेट से बाहर, रेंज से बाहर हो जाएगा। तो सिंपली उन ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता था, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स मंगवाए जाते थे, और हमारे पास इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं किसी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या मशीनरीज हैं वो सब हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में भी बहुत ही कम लोग रहते थे। अर्बन एरियाज़ में ओनली 14%, अगर 1948 की हम बात करें तो ओनली 14% पर्सन अर्बन एरियाज़ में रहते थे, और रेस्ट ऑफ द पर्सन मतलब 86% रूरल एरियाज़ में रहते थे, मतलब रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पर्सन रहते थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होती है मतलब मिक्स टाइप इकोनॉमी थी, ना तो प्रॉपर वो सोशलिस्ट थी और ना ही वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, मिक्सड इकोनॉमी थी, मिक्सड इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। द नेक्स्ट है सम नोटेबल इंडिविजुअल हु अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल पर कैपिटल इनकम। नेशनल पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट करना कब से स्टार्ट हुआ या किसने स्टार्ट किया? फर्स्ट दादा भाई नौरोजी ने इंडियंस की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, और जब कैलकुलेट किया तो पर पर्सन की जो नेशनल कैपिटल इनकम थी वो 20 रुपी थी पर पर्सन, जब उन्होंने कैलकुलेट किया। विलियम डिग्बे, फिनले शिराज, VK राव, RC देसाई, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक वे से अगर बात करें कि सिस्टमेटिक वे से किसने कलेक्ट किया, तो वो VK राव हैं, जिन्होंने सिस्टमाइज वे से नेशनल इनकम को कलेक्ट किया। नेक्स्ट
72% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वी ऑलरेडी डिस्कस कि 72% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन उनका जीडीपी में ओनली 50% ही है। 1948 में 14% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में है और 86% रूरल एरियाज में है। द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर, कि उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या फीचर्स थे उसके। द फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर हेक्टेयर में कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, एक लैंड पर हेक्टेयर कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी। एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जो लैंड होती थी वो जमींदारों के पास होती थी, जमींदार ऑनर ट्रीट किए जाते थे उस लैंड के। तो जमींदार करते क्या थे, जमींदार जो होते थे ना वो गवर्नमेंट को एक फिक्स परसेंटेज, प्रोडक्टिविटी जो भी जनरेट हुई है उसका फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करते थे। और जो टीनेंट्स होते थे, टीनेंट वो होते थे जो लैंड पर काम करते थे। जो टीनेंट्स होते थे उनको बहुत ही कम, बिल्कुल सबसिस्टेंस के लिए, मतलब उनके सिर्फ गुजारे के लिए ही उनको पे किया जाता था। बाकी सब जमींदार अपने पर्पस के लिए यूज़ करते थे, अपनी ही लग्जरी लाइफ को स्पेंड करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन जो भी प्रोडक्टिविटी जनरेट हुई है, जो भी इनकम जनरेट हुई है, वो उसको लैंड की डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करते थे, जिससे एक तो टीनेंट्स को एक्सप्लॉट किया जा रहा था और दूसरी तरफ लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो बिल्कुल डाउन होती चली जा रही थी। द नेक्स्ट है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूलर्स इंडियंस को एग्रीकल्चर में इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए बोलते थे। इंडिगो होता है नील की खेती, जो हम ये कपड़ों पर नील लगाते हैं ना, उसकी खेती। अगर इंडिगो को प्रोड्यूस किया जाता है एक लैंड के ऊपर तो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए उसके ऊपर और कोई भी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हो सकती। स्पेशली राइस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इससे फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो ब्रिटिश रूलर थे वो उनको फोर्स करते थे उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्ट किया जाता था, प्रॉपर वे से उसके ऊपर बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर नहीं किए जाते थे। जो जमींदार होते थे वो अपने ही ऊपर उसको खर्च करते थे, अपनी लग्जरी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करते थे। गल्फ बिटवीन ऑनर एंड सोल एंड टीलर ऑफ सॉइल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जमींदार होते हैं वो उनके बीच में, और टीलर्स मतलब जो फार्मर हैं जो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी को जनरेट करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनके बीच में हमेशा गुल्फ रहता था, उनके बीच में हमेशा ये कन्फ्लिक्ट रहता था इस चीज़ को लेकर। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, स्मॉल का मतलब होता है छोटी छोटी जमीन की जो हिस्सा है वो बहुत छोटा होता था। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बिखरा हुआ, जगह जगह पर वो क्या होता था, बिखरा हुआ होता था। तो जिसकी वजह से ना एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम आती थी। सब्सिस्टेंस आउटलुक, सब्सिस्टेंस का मतलब है कि सिर्फ आप अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए उसको फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हो, लेकिन कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। कमर्शलाइजेशन मतलब उसमें आपको इनकम जनरेट नहीं हो सकती, ये चीज़। पार्टीशन, ये बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। पार्टीशन के टाइम पर 82% ऑफ पॉपुलेशन मिली इंडिया को और 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया, मतलब वो एरिया जो प्रोडक्टिविटी जनरेट करता है, सिर्फ 65% मिला। जो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया थे लाइक वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को मिला। द नेक्स्ट है पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करता था ब्रिटिश रूलर्स के टाइम पर, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, लास्ट मैंने यही बताया था कि जो गवर्नमेंट थी वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज कर रही थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को टैरिफ फ्री किया जाता था, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाई जाती थी, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स का जो बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा डिके हो गया, बहुत ही ज़्यादा लॉसेज में चला गया, मतलब उसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए, जिसकी वजह से वो मार्केट से डिस्ट्रॉय हो गई। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट तो हुई, बट जिस पेस में होनी चाहिए थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था और ब्रिटिश प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया जाता था। इंडियन इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल वर सेटअप, जो जूट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो भी सेटअप की गई इंडिया में। कॉटन टेक्सटाइल वेस्टर्न इंडिया में सेटअप की गई, कॉटन जो टेक्सटाइल थी वो वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र गुजरात में, उसको कंट्रोल भी कौन करता था, इंडियंस ही करते थे। जो जूट टेक्सटाइल थी वो बंगाल में सेटअप की गई, कंट्रोल कौन करता था, फॉरनर करते थे। 20th सेंचुरी में टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में सेटअप हुई। ऐसी और भी इंडस्ट्री सेटअप हुई, सीमेंट है, शुगर है, पेपर है, लेकिन ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज प्रॉपर वे से इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं थी। मतलब ये इंडस्ट्री जो सेटअप की गई, जो ब्रिटिश रूलर थे उन्हीं के अंडर काम होता था, जो इनकम जनरेट होती थी वो अपने पर्पस के लिए यूज करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता था। द नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंडिया था वो नेट एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इंपोर्ट किया जाता था फिनिश गुड्स को, मतलब जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उसको इंपोर्ट किया जाता था। मोनोपली कंट्रोल था इंडियन फॉरनर का, जो फॉरनर थे उनका बहुत ही ज़्यादा इंडिया के ऊपर मोनोपली था, मतलब अपने ही प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोचते थे, इंडिया की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा जाता था। इसी फॉरेन ट्रेड को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए स्विस कैनाल सेटअप की 1869 में। ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर भी था, आर्टिफिशियल मतलब एक टेम्परेरी
क्रिएट किया हुआ था, आर्टिफिशियल था, नेचुरल नहीं था। दैट इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इथुमस ऑफ स्वेज एंड डिवाइडिंग अफ्रीका एंड एशिया। मतलब ये अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करता था। कहाँ से चला ये? नॉर्थ टू साउथ इथुमस ऑफ स्वेज, एक पर्टिकुलर वहाँ पे सिटी का नाम है जहाँ से कैनाल को पास आउट करवाया गया। कैनाल इज अ पार्ट ऑफ सिल्क रोड। सिल्क रोड वहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड था यूरोप विद एशिया, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है सिल्क रोड, वहाँ से इस कैनाल को पास आउट करवाया गया। लेकिन रिसेंटली आप हमें ऑलरेडी पता ही है कि फॉरेन ट्रेड इंडिया के साथ अब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे वे भी क्रिएट किए गए हैं, मतलब रास्ते जहाँ से हम फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, अपनी गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। स्विस कैनाल का जो पाथ है वो रिड्यूस कर दिया है। डिस्टेंस किसके बीच में? इंडिया टू यूरोप के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी और इतने सारे पाथ है, डायरेक्ट पाथ है जहाँ से इजिली यहाँ पर जाया जा सकता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि नॉर्मली एक इंडियन इकॉनमी जो भी इकॉनमी है वहाँ का बर्थ रेट, डेथ रेट या लिटरेसी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। बर्थ रेट और डेथ रेट उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा था। फर्स्ट 48%, बर्थ रेट 48% और डेथ रेट है 40%। इन्फेंट मोरालिटी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब होता है जो 1 ईयर के बच्चे होते हैं ना उनकी डेथ रेट क्या है। तो 218 पर 1000 बच्चों के पीछे, मतलब 1000 बच्चों के पीछे 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर हम आज से कंपेयर करें तो ओनली 30 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000 बच्चों के पीछे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स है। कुछ बुक्स में 32 भी दिया हुआ है। 32 आए तो 32 पे करेक्ट करें, 44 आए तो 44 पे करेक्ट करें, प्लीज कंफ्यूज मत हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर है, लेकिन अगर हम अब की बात करते हैं तो 69.4, मतलब एक पर्सन एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 69.4 ईयर आराम से सर्वाइव करता है। लिटरेसी रेट 16% है। लिटरेसी रेट मतलब जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हैं। और फीमेल की बात करें तो ओनली 7% उस टाइम पर थे। पॉपुलेशन सेंसस वाज फर्स्ट कंडक्टेड। जो पॉपुलेशन सेंसस है, जो 10 ईयर के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, वो कब से स्टार्ट होता है? 1881 से। तब से लेकर अब तक हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन चेंज, कि जो डेमोग्राफिक है मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें क्या चेंज आया। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज की जो फर्स्ट स्टेज थी वो बिफोर 1921 से पहले की थी, जिसमें जो पॉपुलेशन थी ना वो नेवर कंसिस्टेंट थी, कभी भी स्टेबल नहीं रही। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता था। जैसे कि इसमें देखेंगे 1901 में जो ये जो सिंबल है वो डिक्रीज का है, 0.04 से डिक्रीज हो गई। 1911 में 1.38 से इंक्रीज हो गई। 1921 में फिर 0.07 से डिक्रीज हो गई। मतलब फर्स्ट स्टेज नेवर कंसिस्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा चेंज होता था, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज और बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता था। सेकेंड स्टेज में क्या है? सेकेंड स्टेज आफ्टर 1921 थी, जिसमें पॉपुलेशन हमेशा कंसिस्टेंटली राइज ही हुई, डिक्रीज नहीं हुई, ऑलवेज राइजिंग पेस पर ही रही। लेकिन ये जो पीरियड था ना वो अलार्मिंग पीरियड नहीं था, कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर जो बर्थ रेट और डेथ रेट होती थी ना वो एक दूसरे के नियर अबाउट ही थी। मतलब जितने पर्सन एक जन्म लेते थे उतने ही पर्सन की डेथ हो जाती थी। तो अलार्मिंग पीरियड नहीं था 1921 से लेकर 1951 तक। लेकिन अगर आफ्टर 1951 की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैलेंजिंग इशू बन गया था कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती चली जा रही है, और उसको मैनेज करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते थे जो कि एक इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है अगर बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं। द नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन वो किस सेक्टर में ज़्यादा है। हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। तो प्राइमरी में कितने इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में कितने इन्वॉल्व है और टेरिशरी में कितने इन्वॉल्व है। प्राइमरी में 72.7% है, सेकेंडरी में 10% है और टेरिशरी में 17.2% है। वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो 15 to 59, 15 to 60 भी कर सकते हैं, राइट होगा। 15 to 60 का जो टाइम पीरियड था वो वर्किंग एज पॉपुलेशन, सॉरी ईयर का जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। मतलब ये पर्सन जो है वो प्रोडक्टिविटी जनरेट करने में इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से था? इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स, मतलब 2 एलिमेंट्स हम इसमें कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस में आता है रोड, रेलवेज, और सोशल चेंजेस में आते हैं जो एक सोसाइटी को इम्पैक्ट किए जाते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल, इस तरीके से। फर्स्ट जो रेलवे का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में। आफ्टर दैट जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की गई थी वो 1854 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम दूसरी बुक्स को चेक करते हैं, लाइक TR जैन है तो उसमें 1853 है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो जो CBSE का रूल होता है वो NCERT के आंसर को ही फॉलो करते हैं, तो NCERT में 1854 है तो वही चीज़ आप यूज़ करेंगे। विच रन बिटवीन अ बॉम्बे बोरी बंदर स्टेशन टू थाने, जो बॉम्बे से बोरी बंदर से चलती थी और थाने तक चलती थी, और ये किसके अंडर हुआ, मतलब इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौसी। तो प्लीज़ ये था फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट क्विक रिवीजन। तो होपफुली कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और